हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए टूटी छत कहानी का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो समुद्र तट था। शाम हो रही थी। मंद मंद बहती हवा और घर लौटते पक्षी। समुद्र के दूसरे छोर पर डूबता हुआ सूरज मानो समुद्र में ही डुबकी लगाने को आतुर था। बहुत से लोग थे वहां। झुंड में मस्ती करते हुए युवा, बाहों में बाहें डाले कुछ जोड़े, कुछ छोटे परिवार, तो वहीं नितांत ही अकेले जीव भी, जो किनारे टहलते हुए डूबते हुए सूरज का नजारा कर रहे थे। बीच बीच में लहरें आती और पांव से टकराकर लौट जाती। हर थोड़ी दूर पर चाय वाले, नारियल पानी वाले भी घूम रहे थे। सबसे ज्यादा मजा बच्चों को आता था। उनके रेत के घर, कभी मन ही नहीं भरता था उन्हें बनाने से। ऐसा ही एक परिवार था वहां पर, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। चलो जल्दी करो, हमें वापस भी जाना है, बच्चों के पिता ने आवाज लगाई। फिर जेब में हाथ डाले घूमने लगा। ये क्या किया, पूरा खराब कर दिया, वो बच्चा बोला जिसकी उम्र 8-9 वर्ष रही होगी। हाँ तो जानबूझकर नहीं किया, हो गया, उसकी बहन बोली, जो उम्र में उससे थोड़ी बड़ी लग रही थी। ओफो, अब लड़ो नहीं, हमें वापस भी जाना है, चलो पापा गुस्सा कर रहे हैं, उनकी माँ ने सारा सामान समेटते हुए कहा। वो परिवार काफी देर से वहां बैठा हुआ था। नहीं, मुझे नहीं जाना, पहले आप दी से बोलो, फिर से मुझे मेरा कैसल बना के दे, वो बच्चा जिद में बोला। वो हद से ज्यादा जिद्दी था। अरे बेटा, देर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा और पैर पटकने लगा। क्या हुआ? तभी बच्चों का पिता वहां पहुंचा, जिसने कुछ देर पहले कहा था कि देर हो रही है। कुछ नहीं, बस सब पैक कर लूं, बच्चों की मां सफाई देती हुई बोली। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बोलो इसे मेरा कैसल फिर बनाए। अब की बार बोलने के साथ ही उस बच्चे ने अपनी बहन की चोटी भी खींच दी। आ मम्मी, वह चिल्लाई और उसने अपने भाई को धक्का दे दिया। उसके भाई ने भी मुट्ठी भर रेत उठाई और अपनी बहन की तरफ उछाल दी, और वह लड़की गला फाड़कर हल्ला करने लगी। उनकी माँ दहशत में आ गई और उन्हें शांत कराने लगी, मगर तड़ाक एक जोरदार आवाज आई। बच्चों के पिता ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया था। ये देख उसकी बहन को मजा आ गया, जबकि माँ सूख गई। वह अपने पति का गुस्सा जानती थी। बच्चों पर हाथ उठा देना उसके पति की पुरानी आदत थी। घर में तो ये हमेशा होता था, मगर आज बाहर भीड़ में इस तरह अपमानित होने पर वह बच्चा बुरी तरह तिलमिला गया। उसने देखा कि ज्यादा तो नहीं, पर आसपास के कई लोग उसे घूर रहे थे। वह उठा और भागने लगा। वह बेहद गुस्से में था, मगर एक 9 साल का बच्चा अपना गुस्सा आखिर कहाँ निकालता। उसका मन कर रहा था कि वह अपने पिता पर हमला करे, उन्हें नोचे खसोटे और एहसास कराए कि यूं भीड़ में अपमानित होना कैसा लगता है। मगर वह जानता है कि यह मुमकिन नहीं, तो वह बस दौड़ने लगा, जैसे सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहता हो। अपना गुस्सा, अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी। उसकी माँ ने उसे आवाज दी और उसकी आंखें छलछला उठी। वह समझ सकती थी कि वह बच्चा अभी क्या महसूस कर रहा होगा। अरे जाने दो, कुछ देर में खुद ही लौट आएगा, बच्चे का पिता नफरत से बोला और जाकर अपने लिए नारियल पानी लेने लगा। अब देर नहीं हो रही थी। लड़की भी बैठकर रेत से खेलने लगी और उस रेत के घर को पूरी तरह बिखेर दिया।
जो कुछ देर पहले उसके भाई ने बनाया था। उसकी माँ अब भी बेचैनी से उस दिशा में देख रही थी जिधर उसका बेटा भागता हुआ गया था। ऐसे कैसे न ध्यान दे, बच्चा ही तो था। कहीं किसी गलत हाथ में पड़ गया तो? उसने मुड़कर अपनी बेटी से कहा कि वो अपने पिता के साथ ही रहे, वह अभी आती है। फिर वो भी उस दिशा में बढ़ गई जिधर उसका बेटा गया था। वो बेटा उसकी पहली शादी से था। पति की मौत के बाद उसने भी एक बच्ची के विधवा पिता से शादी कर ली थी। उसने तो अपने दूसरे पति की बच्ची को अपनी संतान की तरह अपना लिया, मगर उसका दूसरा पति, वो उसके बेटे को हर वक्त परेशान ही किया करता। मारना, पीटना, लताड़ना, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाना तो आम बात थी। वह सुबकती रही और अपने बेटे को ढूंढती रही। वह जानती थी कि दुनिया में उसके सिवा उसके बच्चे का कोई नहीं है। आज यदि वह खो भी जाए तो उसके पति को फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वह तो चाहता ही था उससे पीछा छुड़ाना। न उसे बेटा चाहिए था, न पत्नी। बस अपनी बेटी के लिए एक आया चाहिए थी, जिसका काम उसकी ये हालात की मारी बेचारी दूसरी पत्नी भली तरह कर रही थी। चलते हुए उसे गीली रेत पर नन्हे कदमों के निशान दिख रहे थे, जो कि दूर तक जा रहे थे। हे भगवान, ये लड़का भी ना। उसकी माँ घबराई और पलटकर चल दी। किसी की मदद लेनी ही होगी। उधर वो बच्चा भागे जा रहा था और फिर थक कर रेत पर गिर गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से तर था। उसकी सांसें भी सीने में चुभ रही थी और प्यास भी लगाई थी। कुछ देर पड़े पड़े हाफने के बाद वह उठ बैठा और हर तरफ देखने लगा। और फिर अचानक उसे किसी चीज ने दबोच लिया। क्या ये दहशत थी? वह भागता हुआ समुद्र तट के बेहद वीरान हिस्से में आ चुका था। यहाँ का सूनापन उसके जहन पर दबाव डाल रहा था। वह वापस लौटना चाहता था, मगर जो पैर उसे इतनी दूर ले आए थे, अब वही पैर उसका साथ देने से इनकार कर रहे थे। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और हर तरफ देखने लगा। माँ की याद आ रही थी। काश माँ उसे ढूंढती हुई यहाँ आए और वो उसे कस कर लिपट जाए। वो उसकी गोद में छिप जाए ताकि उसे कोई देख ना सके। मगर कोई कौन? वहां तो कोई भी नहीं था। फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह वहां किसी की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था। उसने हर तरफ देखा। वहां रेत भी थी और समुद्र से लगी बड़ी बड़ी चट्टानें भी, जिनसे टकराकर लहरें फुहारों में बदल जाती थी। समुद्र शोर कर रहा था, मानो कोई विशालकाय जीव गहरी नींद में सो रहा हो। मगर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि इतने शोर में भी वो किसी की सांसों की धीमी आवाज को सुन पा रहा है। फिर उसे कुछ और भी महसूस हुआ। हवा में भरी एक गंध, कैसी अजीब सी गंध थी जो कभी उसने महसूस नहीं की थी। देखा जाए तो ये किसी जानवर के शरीर से उठती हुई गंध लग रही थी, पर कुछ मोहक सी, जैसे उसमें भीना सा इत्र भी मिला हो। पर ये आ कहां से रही थी? क्या कोई आसपास था? और थोड़ी हिम्मत करके वह ढूंढने लगा। उसे लगा कि वो वहां अकेला नहीं, पर इससे तो उसे खुश होना चाहिए ना। इतना डर क्यों लग रहा है? और फिर उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। वो आवाज, अजीब सी आवाज जो हवा में घुली हुई सी थी, जो ना सिर्फ कानों से बल्कि उसे अपने शरीर के एक एक रोम छिद्र से अंदर जाती हुई महसूस हो रही। वो कोई संगीत था, ऐसा अलौकिक संगीत जिसमें आकर्षण था और साथ ही गहरा दुख भी था। पता नहीं क्यों उसे सुनकर बेहद डर लग रहा था, मगर वो उस आवाज के पीछे जाने से भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। जैसे वो तीखी सुरीली आवाज जंजीरों में बदलकर उसे जकड़ती जा रही हो और अपनी तरफ खींच रही हो। वह उस आवाज की तरफ चला जा रहा था और अब आसपास का इलाका उसके जहन में धुंधला पड़ने लगा। दुनिया में एक ही सच, बस
ये आवाज और कुछ नहीं, और उसे पता ही नहीं चला कि चलते हुए वह अब एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंच गया। वो चट्टान खोखली थी और उसमें खोह जैसी बनी हुई थी। ये संगीत की आवाज यहीं से उठ रही थी, और जो ही उसने उस खोह में देखा, वो आवाज एकदम से रुक गई। और फिर उसने कुछ देखा वहां। होश खोने से पहले बस इतना समझ में आया कि उस खोह में कोई था, कोई जिसने उसे देख लिया था। रात हो चुकी थी जब पुलिस के लोगों को वो बच्चा बेहोश हालत में मिला। सबको यही लगा कि गुस्से में भागता हुआ वह यहाँ आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने सबसे गहरे रहस्यों के इकलौते गवाह होते हैं। वह मासूम बच्चा भी अब उनमें शामिल होने जा रहा है। उस शाम की ये छोटी सी घटना, जो आम लोगों के लिए तो मामूली ही थी, भविष्य में बहुत सी बड़ी और सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने वाली। वो शहर के बाहरी हिस्से में बनी एक बहुत पुरानी कॉलोनी थी। उसके कई घर टूट चुके थे और कई बाकी थे। वहां रहने वाले लोग भी उन घरों को छोड़ छोड़कर जा रहे थे। कुछ जा चुके थे तो कुछ निकट भविष्य में जाने वाले थे। उस पूरे इलाके को एक बहुत बड़े बिल्डर ने खरीद लिया था। अब वो वहां नए सिरे से रिहायशी इमारतें बनवाने वाला था, जो उसे माला माल कर देती। मगर अब भी कुछ घर और उन घरों के मालिक उस बिल्डर के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। जैसे कॉलोनी के बिल्कुल आखिरी में बना वो एक छोटा सा घर। वो घर एक अजीब सी बुढ़िया का था, जो अपना ये घर छोड़ना नहीं चाहती थी। आसपास वाले उस बुढ़िया के बारे में अजीब अजीब सी बातें करते। बुढ़िया पागल है और खुद से बातें करती है। उसने अजीब अजीब से मुखौटे, अजीब आकार के पत्थर, अजीबोगरीब चित्र वगैरह इकट्ठे कर रखे। किसी को भी उसका सामान कबाड़ ही लगता, जिसे बुढ़िया अपना शौक कहती थी। वो उन सबको बड़े जतन से रखती थी। बहरहाल वो ये घर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसे ये घर अपने स्वर्गीय पति की आखिरी निशानी लगता था, जो कि था भी। बुढ़िया के दोनों बेटे विदेश में रहते थे। वहां उनका परिवार भी था। दोनों ने अनबने भाव से कई बार बुढ़िया से कहा भी कि वो बारी बारी से उनके साथ आकर रहे। भारत में अकेली क्यों रह रही है? मगर बुढ़िया अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे उस घर का मोह अपने बेटों से भी ज्यादा था। वह वहां अकेली रहती थी और पूरे घर में भूत की तरह भटकती रहती, मगर वो घर कभी भी ना छोड़ती। उसके शौक थे अजीब अजीब सी चीजें इकट्ठी करके घर सजाने का। उस बिल्डर ने उस बुढ़िया से कहा भी कि वह उसे रहने के लिए एक नौकर के साथ एक दूसरा सर्व सुविधा युक्त आधुनिक घर बिल्कुल मुफ्त देगा, जहां वो जब तक चाहे रह सकती है। मगर वह तैयार नहीं हुई, जबकि कॉलोनी के ज्यादातर लोग मोटा पैसा लेकर अपना अपना घर छोड़ चुके थे। पर वह बुढ़िया अपने अजीब से घर में अजीब सी चीजों के साथ खुश थी। उसे अपना घर बहुत प्रिय था। थक हार कर उस बिल्डर ने उस बुढ़िया के बेटों से भी संपर्क किया था और उन्हें लालच भी दिया। बेटे भी उसके प्रस्ताव पर मचल उठे, मगर वे भी जानते थे कि उनकी मां कितनी जिद्दी है। वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मगर एक दिन उन नालायक बच्चों और उस बिल्डर की किस्मत से नींद में ही बुढ़िया चल बसी। अब वो घर उसके बच्चों का था, जो फौरन ही विदेश से वापस आ गए। भले ही जब तक उनकी मां जिंदा थी उन्होंने कभी उसकी सुध न ली, मगर अब तो आना ही था। उनके घर की इतनी तगड़ी कीमत जो मिल रही थी। दोनों बच्चों को घर के सामान वगैरह से लेना देना ना था। आखिर था भी क्या उस बुढ़िया के पास? बड़े जतन से एक एक करके कमाई गई गृहस्थी की पुरानी चीजें और उसके अजीब से शौक। उसका वो क्या करते? घर के बदले में तगड़ा हर्जाना लेकर दोनों चलते गए। उसका नाम विवेक साहनी था। वो उस बिल्डर का खास ठेकेदार था, जो उस कॉलोनी की जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा था।
फिलहाल उसी की जिम्मेदारी थी उस कॉलोनी के एक एक घर को खाली कराना, उन्हें तोड़ना और उससे हुए मलबे को ठिकाने लगाना। उस रोज विवेक साहनी के लोगों ने उस बुढ़िया के घर का सामान भी खाली कर दिया था। अब अगली सुबह इस घर को भी तोड़ा जाना था। रात का समय था जब विवेक उस घर में हर तरफ घूमकर देख रहा था। घर पूरी तरह खाली हो चुका था। जो ही वो घर के हॉल में पहुंचा, ठिठक गया। हॉल की खाली दीवार पर एक चित्र लगा हुआ था। वो चित्र कम से कम 2.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा था। पता नहीं उस चित्र में ऐसा क्या था कि वह उसे घूरने लगा। वो चित्र एक मशहूर कृति का रेप्लिका था। खैर, विवेक उस किस्म का व्यक्ति नहीं था कि उसे तस्वीर और कला के बारे में कोई समझ हो या फिर रुचि हो। फिर भी वो उस तस्वीर को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। उस तस्वीर में एक पुराना सा घर था। घर इतना पुराना था कि उसकी सिलन भरी काईदार दीवारें तक भी तस्वीर में नजर आ रही थी। पक्का बनाने वाले ने हर बार भावनाओं में डूबकर कुंजी चलाई। उस तस्वीर में एक स्त्री थी जो फर्श पर घुटनों में चेहरा छिपाए बैठी। उसके आसपास कचरा, बिखरी हुई चीजें, कांच, सीमेंट के टुकड़े और पक्षियों के पंख। क्या वह रो रही थी? हाँ, हो भी सकता है। और उस लड़की के ऊपर, अजीब है, छत टूटी हुई है। विवेक ने सोचा। हाँ, उस लड़की पर भरपूर रोशनी पड़ रही थी जो ऊपर छत से आ रही थी, क्योंकि वो छत एक जगह से टूटी हुई थी। छत में लगभग 2 फीट के व्यास का छेद था। फर्श उखड़ जाना, दीवारों के पलस्तर उधड़ जाना आम बात थी, पर छत का टूटना, ये थोड़ा अजीब है। वह बहुत देर तक खड़ा इस बारे में सोचता रहा। आखिर बनाने वाले ने क्या सोचकर इसे बनाया होगा? तभी उसका सुपरवाइजर वहां आया और बताया कि वह जा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह इस घर को तोड़ने का काम शुरू होगा। इसे क्यों नहीं हटाया जब सारा सामान खाली किया? विवेक उस चित्र की तरफ इशारा करता हुआ बोला। ये, सुपरवाइजर ने अपना दाढ़ी से भरा चेहरा खुजलाया। पता नहीं कैसे रह गया होगा, मैं हटा देता हूं। नहीं, अच्छा सुन, साहनी बोला और उसका सुपरवाइजर उसे देखने लगा। इसे उतारकर मेरे घर पहुंचा दे। ठीक है जी, उसका सुपरवाइजर से घूरता हुआ बोला। वहां से निकलकर विवेक साहनी अपनी एक दूसरी साइड पर पहुंचा। वहां एक चौकीदार था जो घर जाने की तैयारी कर रहा था। वह वहां दिन भर काम किया करता था। अब जल्द ही दूसरा चौकीदार आकर उसकी जगह लेता जो रात भर वहां रहता। रात के लिए अलग चौकीदार आता था। विवेक साहनी ने उस चौकीदार को चलता कर दिया। वह जब तक साइट का जायजा लेगा तो दूसरा चौकीदार आ ही जाएगा। वह उस निर्माणाधीन इमारत के अंदर गया और हर तरफ देखने लगा। समय हो चुका था, सारे मजदूर वहां से जा चुके थे। तभी उसकी नजर उस खाली जगह पर पड़ी जो लिफ्ट के लिए छोड़ी गई। सहसा ही उसे वो तस्वीर याद आ गई। टूटी छत, छत पर बना एक छेद। फिर उसे लगा वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वो महज एक चित्र ही तो था। साहनी ने वहां से ध्यान हटाया और बाकी जगहों का मुआयना करने लगा। फिर जब उस इमारत के दूसरे हिस्से में पहुंचा तो फिर ठिठक गया। वहां फर्श पर कुछ पड़ा हुआ था। उसने पास जाकर देखा तो पाया वो पंख थे। पता नहीं क्यों उन्हें देखना बड़ा ही डरावना अनुभव था। उसे अचानक ही महसूस होने लगा कि उसके आसपास विचित्र चीजें हो रही है। फिर उसने खुद को संभाला। तो क्या बड़ी बात है, इस क्षेत्र में तो काफी कबूतर पाए जाते हैं। यहां भी आए होंगे, उनकी लड़ाई हुई होगी और पंख चढ़ गए होंगे। साहनी ने खुद को समझाया। मगर उस क्षेत्र में जो कबूतर पाए जाते थे उनका रंग गहरा धूसर हुआ करता था, और यहाँ फर्श पर जो पंख पड़े थे ये बिल्कुल मोतियों की तरह सफेद थे। ये तो अजीब है।
फिर उसके दिमाग में डर का कीड़ा कुलबुलाने लगा। आ गया होगा कोई सफेद कबूतर भी। उसने फिर उस कीड़े को पांव तले रौंद दिया। वह वहां से जाने को मुड़ा और तभी उसे कुछ याद आया। वह तस्वीर, वो टूटी छत वाली तस्वीर, उसमें भी तो जो लड़की घुटनों में सर डाले रो रही थी, उसके आसपास फर्श पर पंख बिखरे हुए थे। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, बोलकर वह आगे बढ़ गया। और तभी उसने कुछ महसूस किया। वह एक निर्माणाधीन इमारत थी, इसलिए वहां हर तरफ रेत, सीमेंट और रसायनों की गंध भरी हुई, और उन्हीं गंध के बीच उसे एक अजीब सी महक आई। महक जो कि बहुत धीमी सी खुशबू जैसी थी। वह हर तरफ देखने लगा, क्या यहाँ कोई आया था? और तभी उसे एक गंध और भी आई। न जाने क्यों उस गंध के साथ ही उसे अपने परिवार की याद आ गई, जब पिछले महीने वो उनके साथ पूरी गया था। अरे हाँ, ये तो खारे पानी जैसी गंध है, जैसी समंदर के आसपास आती है। वह सोचने लगा कि ये गंध यहाँ कैसी? और फिर कुछ हुआ। उसने कुछ सुना, एक आवाज, एक बेहद धीमी आवाज, जैसे कोई गा रहा हो। कौन? कोई लड़की। वह क्या गा रही थी ये तो स्पष्ट नहीं था, मगर वो आवाज वो बेहद दर्दीली सी थी। कौन है? कौन है यहाँ? वह चिल्लाया। उसका पूछना भर था कि वो आवाज और भी तेज हो गई, और फिर उसके हर बार पूछने पर वो आवाज तेज होती रही। अरे चुप, चुप हो जाओ, बंद करो ये सब, वह जोर से चीखा। मगर आवाज आनी बंद नहीं हुई, और देखते ही देखते वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।